गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट, आई एम अजय यादव। वेलकम टू राइज अप एकेडमी पावर्ड बाय इकरा आईएएस। आज हम बेटा इंग्लिश के बारे में बात करेंगे और पर्टिकुलर हम टॉपिक लेके चलेंगे। इससे पहले हमने टेस्ट सीरीज 2 कंडक्ट हमारे सर ने कराई, तीसरी हमने करा दी थी। तो आज हम बेटा इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश को कायदे से समझेंगे बेटा, इंग्लिश होती क्या है और किस किस एग्जाम में क्या क्या इसका कैसा रोल होता है। जैसे आज हम देखेंगे एग्जाम के बारे में और इंग्लिश के बारे में पता करते हैं। इंग्लिश है क्या, एक बार देखने एक नजर डालते हैं इस पे। इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश क्या होती है? लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज कहां से आती है बेटा? साउंड से। और साउंड कहां से आता है? लेटर से। और लेटर के बाद जब कलेक्शन ऑफ लेटर तब क्या होता है? वर्ड। और वर्ड का जब कलेक्शन होता है बेटा तब सेंटेंसेस। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे माय डियर एस्पिरेंट कि इंग्लिश के बारे में। जैसे आपने ग्राफ देखा कि सबसे पहले इंग्लिश होती क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज कहां से आती है? जब कुछ ना कुछ हम बोलते हैं वो साउंड होता है। अब साउंड कहां से आता है? तो लेटर होता है। अब लेटर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ लेटर, तब एक वर्ड बनता है। और अ कलेक्शन ऑफ वर्ड तब एक सेंटेंस बनता है। तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे इंग्लिश क्या है। तो गौर से देखिएगा बेटा, पहला कि इंग्लिश लैंग्वेज है तो किस टाइप की लैंग्वेज है, गौर से देखिएगा। इंग्लिश बेटा है इंटरनेशनल लैंग्वेज। आपने देखा इंग्लिश है इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब हम इंग्लिश में देखेंगे इंटरनेशनल लैंग्वेज तो है, तो अब लैंग्वेज कहां से आती है? लैंग्वेज आती है आपका स्किल से। अब स्किल से आती है तो स्किल्स कहां से आती है? ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं बेटा, LSRW, जिसको हम बोलते हैं लिसनिंग, और स्पीकिंग, फिर थर्ड है रीडिंग, फिर इसके बाद है राइटिंग। अब आपने देखा कि लैंग्वेज आई कहां से? स्किल से। और स्किल्स के बाद हमने देखा कि स्किल कहां से आती है? तो LSRW का मतलब हो गया लिसनिंग और स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग। तो आपने देखा कि यहां से आपका आता है कि स्किल्स यहां से आती है। अब हम बात करेंगे साउंड की। तो साउंड माय डियर एस्पिरेंट होते हैं 44 की बात करेंगे तो आपने देखा बेटा 20 होते हैं आपके वॉवेल साउंड, और 24 होते हैं कंसोनेंट साउंड, इसके बाद देखा बेटा, इसके बाद आता है लेटर्स। तो लेटर्स की हम बात करते हैं। तो लेटर्स की जब हम बात करेंगे, ये बेटा कितने होते हैं? 26 में भी आपके 2 पार्ट होते हैं। जैसा कि आपने अभी एकेडमिक में 12th तक तो ये तो सब पढ़ा ही होगा कि 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं, उनको देखिए। पहला होता है आपका वोवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। अब देखना बेटा, वोवेल्स की बात करेंगे तो ये टोटल होते हैं 5, A E I O U। अब कंसोनेंट की बात करेंगे, जो भी आपके रह जाते हैं 21। अब जैसे ये बच्चा होते हैं 5 और ये होते हैं 21, तो आपने देखा कि इसकी बात करेंगे। अब हम वर्ड लेटर की बात करें तो देखा 26 में एक बाउल्स हो गया, एक कॉन्सोनेंट। बाउल्स आपके 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। तो यहां से लेटर्स की बात करेंगे। अब अ कलेक्शन ऑफ लेटर आपको दिखते हैं। फिर
जैसे बेटा देखा, अब बर्ड क्या होता है, बर्ड की बात करेंगे बेटा, अ कलेक्शन ऑफ लेटर। अ कलेक्शन ऑफ लेटर, तो आपका ये वर्ड हो गया, इसी को हम बोलते हैं बेटा मीनिंगफुल साउंड। मीनिंगफुल साउंड। अब मीनिंगफुल साउंड क्या होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया, मीनिंगफुल साउंड जैसे हमने लिख दिया बेटा पेन, तो आपका इसका अर्थ निकल रहा है। अब हमने पेन को हमने लिख दिया EPN, तो इसका अर्थ नहीं निकला। जैसे हमने देखा आपका एक शब्द और ले लिया कार, तो अर्थ निकल आया। अब हमने देखा आर्क लिख दिया, तो निकल आया जो चाप होता है। इसके बाद हमने लिख दिया CRA, तो आपने देखा इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो कह सकते हैं वर्ड वही होता है, हालांकि कलेक्शन ऑफ लेटर होता है कि ये आपका शब्दों का समूह होता है, शब्दों का समूह होता है, उससे तो सेंटेंस बन ही जाता है। आपने देखा जो आपका अक्षरों का समूह होता है वो शब्द कहलाता है, और शब्द क्या होता है, मीनिंगफुल साउंड होता है, जो आपका अर्थपूर्ण निकलता है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा सेंटेंस की बात करेंगे। सेंटेंस भी आपके होते हैं दो। सेंटेंस की बात करेंगे। अब सेंटेंस भी देखो दो टाइप होते हैं, एक होता है कंप्लीट, कंप्लीट मीनिंग, और एक होता है बेटा इनकम्प्लीट मीनिंग। इनकम्प्लीट मीनिंग को हम कह सकते हैं वो होता है आपका फ्रेजेस, और कंप्लीट मीनिंग का मतलब पूरा आपका कंप्लीट सेंटेंस होता है। फ्रेजेस की बात करें कि जैसे हमने ये इनकम्प्लीट मीनिंग का मतलब है, जैसे हमने कह दिया राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम ये हैं क्या, ये पता ही नहीं चल रहा है, ये आपका कैसा है बेटा, इनकम्प्लीट मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल जब फ्रेज की बात करेंगे, सपोज हमने लिख दिया रेड हैंडेड, रेड हैंडेड, रंगे हाथ पकड़े जाना, तो अभी इनकम्प्लीट है। रंगे हाथ किसको पकड़े जाना, किसी इंसान को पकड़े जाना, किसी जानवर को पकड़े जाना, ऐसे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा हमको। तो रेड हैंडेड जब इसका हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, सपोज हमने कह दिया आई कॉट, आई कॉट यू रेड हैंडेड, मैंने तुमको रंगे हाथ पकड़ा, तो अब यहां से पता चल जाता है इसका मीनिंगफुल आपका साउंड निकल रहा है। तो मीनिंगफुल साउंड निकला क्या, अभी इनकम्प्लीट मीनिंग था। इनकम्प्लीट का मतलब है जो इडियम फ्रेज होते हैं वो हमेशा इनकम्प्लीट होते हैं, तो उनको प्रयोग अपनी भाषा में करके तब कंप्लीट मीनिंग में लाया जाता है। अब जैसे सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस का जो मीनिंगफुल आपका साउंड कंप्लीट मीनिंग होता है उसकी बात करेंगे। जैसे आपने देखा सेंटेंस की बात करेंगे, जैसे अब हम कंप्लीट सेंटेंस की बात करेंगे। सपोज हमने यहां पर हिंदी में बात कर दिया, हमने कह दिया मुझे, हिंदी में देख लो बेटा सेंटेंस किसको कहते हैं, मीनिंगफुल साउंड है या नहीं अभी पता चल रहा है। जैसे हमने कह दिया मुझे, मुझे प्लेट पर रखकर सेब खिलाओ, या मैंने कह दिया मुझे काट कर सेब खिलाओ।
अब बेटा अपने हिसाब से देखो इनको, इन सेंटेंसेस को देखिए कि मैंने इंग्लिश की जगह हिंदी में दे दिया है, अब इनका कंप्लीट मीनिंग है या नहीं है। अच्छा सच में बताओ बेटा, देखो मुझे प्लेट पर रखकर सेब खिलाओ, अब गौर से देखिए यहां से सेंस आपको पता चलेगा भाई, सेंटेंस का मतलब ही क्या होता है, सेंस और टेंस, जिसका सेंस निकलता हो। अब देखिए कंप्लीट मीनिंग, मुझे प्लेट पर रखकर सेब खिलाओ, मुझे प्लेट पर रख देंगे या सेब को प्लेट में रखेंगे, ये स्पॉटिंग एरर स्टार्ट हो जाती है। अब मुझे काटकर सेब खिलाओ, भैया सेब को काटेंगे या मुझे काटेंगे, सीधी सी बात है। अब देखना यहां पर मुझे की जगह क्या आ जाएगा, सेब को काटकर, सेब को काटकर मुझे खिलाओ, मुझे खिलाओ। अब मुझे प्लेट पर रखकर नहीं, सेब को, सेब को प्लेट पर रखकर मुझे खिलाओ। तो देखा सेंटेंस का मतलब यहां से। आई होप आपने इंग्लिश ग्रामर, साउंड, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज, वही सेंटेंस है भी बेटा क्लास भी शुरू हो जाती है। तो आपने देखा ये इंग्लिश का प्रारूप शुरू होता है आपका। अब हम इस पे बात करेंगे कि इंग्लिश में हम स्टार्टिंग कहां से करें। जैसे अब जब सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में किसका रोल होता है, सेंटेंस में देखिए बेटा किसका रोल होता है, सेंटेंस में बेटा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल होता है। स्पीच मीन्स क्या होता है, स्पीच मीन वैसे तो हम भाषण बोलते हैं और इसको हम कह सकते हैं, भाषण कौन देता है, जैसे वक्ता की बात कह सकते हैं। अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे हम। पार्ट ऑफ स्पीच में डियर एस्पिरेंट देखेंगे कि होता क्या क्या है, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखो सारे बच्चे जानते ही हैं, नहीं जानते हैं तो देख लीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेटा टोटल होते हैं आपके 8 होते हैं। अब देखना 8 होते हैं, पहला से ही हम स्टार्ट करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। अब सेंटेंस में इन चीजों की स्टार्ट पार्ट ऑफ स्पीच की स्टार्ट हो जाती है। तो आपने देखा कि हर हालत में आपको पता हो, नाउन, प्रोनाउन, आपका एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। तो आपने देखा 8 आपके पार्ट ऑफ स्पीच है। इनमें क्या है, एक नजर में इनको सिंपल एक एक लाइन में हम लोग देख लेंगे कि एक एक लाइन में क्या देखेंगे कैसे। वैसे आपने ये तो पढ़ा ही है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, फिर प्रोनाउन व्हिच इज रिप्लेसेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक एक शब्द में इनको हम लोग खत्म करते हैं ताकि हम जल्द से जल्द अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो माय डियर एस्पिरेंट देखेंगे कि नाउन क्या होता है। जब हम नाउन की बात करेंगे, वैसे तो आपने पढ़ा ही है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब कुछ नहीं, अब एक पॉइंट में सारा चीज आपका देख लेंगे उसको। नेमिंग वर्ड्स, नाउन को क्या बोलेंगे हम, नेमिंग वर्ड्स। अब देखना प्रोनाउन को क्या बोलेंगे हम, जैसे बोल दिया रिप्लेसेस अ नाउन, नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, या कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, नाउन की जगह काम कर लेता है, उसको आपको प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे सब्स्टिट्यूट की बात करें तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग हॉकी, क्रिकेट, मैच, वॉलीबॉल तो देखते ही होंगे। सपोज क्रिकेट को उठा लीजिए, विराट कोहली को अगर चोट लग जाती है और वो फील्डिंग कर रहा तो उसकी जगह कोई दूसरा आता है, बट बैटिंग के लिए दूसरा नहीं आएगा। अगर बॉलर की चोट लग गई तो बॉलर फील्डिंग के लिए दूसरा आएगा लेकिन बॉलिंग के लिए नहीं आएगा।
तो कह सकते हैं नाउन अपनी जगह पे रहता है लेकिन उसकी जगह एज ए सब्स्टिट्यूट काम कर लेता है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब अब जैसे हम टॉपिक लेके चलेंगे वैसे आपको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक जगह लिख लिया यहां पर रामा लिख लिया। अब रामा को, अब ये नाउन है तो जब नाउन है, जब इसको प्रोनाउन के रूप में लेके जाएंगे तो इसको हम ही में डिनोट कर देंगे। तो देखा सब्स्टिट्यूट, रामा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट। तो वैसे ही हम धीरे धीरे समझेंगे तो सारा आपको समझ में आएगा। अब देखिए जैसे हमने यहां कह दिया एडजेक्टिव क्या होता है, बेटा इसको एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना कि एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव पढ़ेंगे, जो डी होता है वो साइलेंट होता है। जैसे देखिए बेटा क्वालिफाइज नाउन प्रोनाउन, ये क्वालिफाइंग नाउन और प्रोनाउन को करता है। अब आपने देखा बेटा वर्ब क्या होता है, इसको भी बेटा बहुत प्यार से आप महंगे रूप में पढ़ते हो वर्ब। तो वर्ब नहीं पढ़ते हैं, वर्ब पढ़ते हैं। जब किसी आर के पहले कोई भी स्वर आ जाता है तो वो आर साइलेंट हो जाता है, चेक करके देख लीजिएगा। अब आपने देखा इसको वर्ब पढ़ेंगे तो वर्ब की बात करेंगे, ये होता है बेटा एक्शन। एक्शन और स्टेट कह सकते हैं। स्टेट, जैसे एक्शन स्टेट, इनको एक एक भाषा में हम सारा अभी आपको हम बता देंगे। फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा तो टॉपिक वाइज तो लेके चलेंगे, तब तो आना तय है। अब एडवर्ब की बात करेंगे बेटा, क्वालिफायर्स अ वर्ब। अब ये एडवर्ब की बात करेंगे तो क्या है, क्वालिफाइज अ वर्ब। कंजक्शन की बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट, तो ये होता है कनेक्टिंग और ज्वाइनिंग वर्ड। ज्वाइनिंग वर्ड। प्रेपोजिशन की बात करेंगे, प्रेपोजिशन होता है बेटा रिलेटिंग वर्ड। रिलेटिंग नहीं, रिलेटिंग वर्ड होता है प्रेपोजिशन, रिलेटिंग वर्ड। अब इंटरजेक्शन होता है एक्सप्रेस सडन फीलिंग। सडन फीलिंग, एक्सप्रेस क्या होता है, सडन फीलिंग। अब देखना इन सारे का हम एक एक पॉइंट के रूप में समझ लेंगे। जैसे एक बार फिर नजर से देखेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच हमने लेके चले। पार्ट ऑफ स्पीच, हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच, तो टोटल 8 हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन। आपने देखा कि नाउन की बात करें तो नेमिंग वर्ड, और प्रोनाउन का तो रिप्लेसेस अ नाउन, जो नाउन की जगह आ जाए वही प्रोनाउन। एडजेक्टिव की बात करेंगे तो क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। अब वर्ब की बात करेंगे तो एक्शन और स्टेट। एडवर्ब की बात करेंगे क्वालिफाइज अबव। आपने देखा कंजंक्शन की बात करेंगे ज्वाइनिंग और कनेक्टिंग वर्ड, ये आपका कनेक्टिंग और ज्वाइनिंग वर्ड। प्रीपोजिशन बेटा होता है रिलेटिंग वर्ड, और इंटरजेक्शन होता है एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग। जैसे सडन फीलिंग एक तरफ इसी से लेके चलते हैं। जैसे मैंने कह दिया ओहो, ओहो वन द मैच। अब सडनली हम अगर जीत जाएं तो आपने देखा कि सरप्राइजिंग की बात करी जा रही है, सरप्राइजिंग की बात करी जा रही, तो आपने देखा कि सरप्राइजिंग ओहो वन द मैच, तो देखना एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग। इंटरजेक्शन क्या होता है, एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग। रिलेटिंग वर्ड की बात करेंगे तो प्रीपोजिशन की बात करेंगे बेटा रिलेटिंग वर्ड की। जैसे हम रिलेटिंग वर्ड की बात करें, हमने कह दिया आई एम एग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूं, मैं तुमसे सहमत हूं, तो मेरा संबंध आपसे है, मेरा संबंध आपसे है। रिलेटिंग वर्ड कौन हमें दर्शाता है संबंध, वो विद, तो विद को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। अब हम कनेक्टिंग वर्ड की बात करेंगे। कनेक्टिंग वर्ड जिसको हम ज्वाइनिंग वर्ड बोलते हैं,
ज्वाइनिंग और कनेक्टिंग वर्ड ये एक ही होते हैं। जैसे आपने देखा कि जैसे हम इधर थोड़ा लेके चले फिर बताते हैं। देखो बेटा, जैसे हमने कह दिया आपका कनेक्टिंग वर्ड की हमने बात कर ली। हमने कह दिया राम एंड राहुल, राम एंड राहुल गोइंग टू गोवा। तो आपने देखा कनेक्टिंग वर्ड हमारा कौन है, ये कनेक्ट करता है। तो आपने देखा कि कंजक्शन का काम कौन करा, एंड। तो आपने देखा धीरे धीरे 1 2 3 आपने समझ लिया। 5 पार्ट ऑफ स्पीच और हैं, वो हम आपको बताते हैं, गौर से देखिए। जैसे आपने देखा नाउन की बात करें, नाउन नेमिंग वर्ड क्या है, इस वर्ड में, इस संसार में जितने भी कोई चीज तुम्हें दिख रही या नहीं दिख रही, और जो दिख भी रही और नहीं भी दिख रही, तो उन सबके नाम है। तो नाम है वही आपका नाउन है। और उसी नाउन की, अब जैसे मैंने कह दिया सपोज, मैंने कह दिया, अब यहां पर नाउन की बात करें, हमने कह दिया जैसे कोई लड़का है, लड़के का नाम जैसे हमने कह दिया राजन। अब राजन है तो इसका लड़का है तो राजन है, तो नेमिंग वर्ड है। अब इस राजन की जगह जैसे हमने कह दिया रिप्लेसेस ऑफ नाउन या सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, तो आपका प्रोनाउन कहलाता। अब इस राजन की जगह अगर हम ही ले रहे हैं, अगर जेंडर आपका मेल है तो ही, और रजनी है तो ले लेंगे सी, तो आपका वो प्रोनाउन हो जाता है। और नाउन प्रोनाउन जो दोनों को क्वालिफाई कर लेता है वो आपका क्या, एडजेक्टिव होता है। वर्ब की बात करेंगे, ज्यादातर हम लोग इस पे नहीं, ये देखेंगे ज्यादा आपका वर्ब की बात करेंगे। ये जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जिंदगी जीते हैं, तो ऐसे जो हमारा वर्ब्स होता है वो हमारा एक तरीके का जिंदगी जीने का जरिया, पार्ट ऑफ स्पीच में पानी की तरह काम करता है। जैसे खाना खाते हैं, 3 4 5 दिन हम आपको खाना नहीं दें तो काम चल जाएगा, क्योंकि पानी पीते रहेंगे। ऐसे ही वर्ब्स अपना रोल अदा करती है। तो विदाउट वर्ब्स के कुछ होता ही नहीं है। और ये क्या दर्शाता है, एक्शन और स्टेट। जैसे मैंने कह दिया आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, और फिर मैंने कह दिया आई एम अ टीचर। जब मैंने कह दिया आई एम अ टीचिंग, तो हमारा यहां एक्शन शो हो रहा है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो कंटिन्यूअस चल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। लेकिन कह दिया आई एम अ टीचर, अब कोई एक्शन नहीं है, अब तो ये स्टेट है। तो एक्शन और स्टेट डिनोट कौन करता है, वर्ब्स। और जो वर्ब्स को क्वालिफाई कर लेता है उसको एडवर्ब कहते हैं। ये बेटा हम सारी चीजें आपको पार्ट ऑफ स्पीच जब 1 बाय 1 करके लेके चलेंगे तब हम समझाएंगे। ये सारा सिर्फ इंट्रोडक्शन था पार्ट ऑफ स्पीच का और इंग्लिश का, कि इंग्लिश क्या होती है, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, अब हम उस पर काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कितना करते हैं, वो हम सारा देखते हैं एक बार। जैसे पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं। अब 8 के बाद एक और है जो पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं रखा जाता है। वो जो नहीं रखा जाता है उसका नाम क्या है, और सबसे ज्यादा वही डिस्टर्ब करता है। तो बेटा उसका नाम आता है आर्टिकल। उसका नाम क्या आता है, आर्टिकल। अब बताओ माय डियर एस्पिरेंट, आर्टिकल जो मैंने लिखा ये शब्द सही है या गलत, करेक्ट और इनकरेक्ट, बस इतना बता दो हमको। सारे बच्चे मेरे ख्याल से यही लिखते हैं। तो जब हम आर्टिकल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो कोई पर्टिकुलर हम ए और अन और द ये तो पढ़ने जा रहे हैं, तो पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे, सिंगल एक तो नहीं पढ़ रहे। ए एन द की बात करें तो तीनों पढ़ रहे ना हम लोग। तो गौर से देखिए, आर्टिकल यूं लिखेंगे आर्टिकल्स, तब हम बात करेंगे ए एन और द, इसकी बात करेंगे हम, ए एन द। आपने देखा आर्टिकल है क्या, आखिर इसके बारे में हम बात क्यों करते हैं और ये आखिर क्या इसका रोल क्या है ग्रामर में। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं।
कि जैसे पार्ट ऑफ स्पीच बेटा 8 होते हैं, 8 होते हैं, बीच में सेंटेंस से देख लो, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तुमको। देखो, राम इज गुड बॉय फॉर यू। राम अच्छा लड़का है तुम्हारे लिए। मैंने इतना लिख दिया, राम अच्छा लड़का है तुम्हारे लिए। सेंटेंस में कोई एरर नहीं, सारा चीज हम डिफाइन करके सारा हम इसको दिखाएंगे, इसका पूरा पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे अभी हम। कोई एरर नहीं है सेंटेंस में। उसके बाद भी जैसे तुमने देखा शादी होती है घरों में, तो जब घरों में शादी होती है तो जीजा और फूफा का रोल बहुत तगड़ा होता है, वो थोड़ी सी बात पे रूठ जाते हैं। सेम आर्टिकल हमारा ऐसे ही काम करेगा, पार्ट ऑफ स्पीच से सारा हमारा काम चल रहा, फिर भी जीजा और फूफा की एंट्री अगर नहीं की तो वो नाराज हो जाएंगे। नाराज हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे हमने देख लिया राम क्या है, तो आपने देखा सब्जेक्ट है और नाउन है। अब आपने देखा इज क्या है, तो आपका बच्चा हेल्पिंग वर्ब है। गुड क्या है आपका, एडजेक्टिव है। और बॉय क्या है आपका, नाउन है। फिर आपका फॉर क्या है, आपका प्रोनाउन है। यू क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। अब आपने देखा कि राम इज गुड बॉय फॉर यू, राम अच्छा लड़का है तुम्हारे लिए। सारा सब कुछ तो ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच अपनी एंट्री मार रहा। लेकिन आपने देखा कि अगर इस क्वेश्चन में सीधा राम इज आ गुड बॉय कर दें, देखिए होना स्वाभाविक भी है भाई, इज है तो ये इज आपका सिंगुलर के लिए आता है, तो डिनोट ए को कर दिया। राम सिंगुलर है तो डिनोट हमने ए को कर दिया। अब देखना बॉय भाई एक ही लड़का है तो कॉमन नाउन के रूप में देखो ए को। तो कह रहे हैं कि ये फूफा जी की अहमियत बहुत तगड़ी है, ये जीजा जी और फूफा जी बहुत बारातों में नाराज होते हैं। सेम आर्टिकल नाराज होता कि हमको भाई दूर क्यों रख रहे हो, इतना याद रखेंगे तब हम आर्टिकल पे काम करेंगे। आर्टिकल जैसा आपने देखा बेटा, सारे बच्चे इसको जैसे तीन कहते हैं कि तीन होते हैं, तीन नहीं कितने होते हैं, चलो इसको देखो रब कर देते हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिकल तीन होते हैं कि दो होते हैं, ए अन और द। इसको ए एन द नहीं पढ़ते हैं, इसको अ अन द। जैसे ए और अन की जगह इसको हम लोग पढ़ते हैं एन, और इसको पढ़ते हैं द, ए एन द। अब देखना ये ए एन दा पढ़ते हैं तो ए एन दा का बात करते हैं तो इसको क्या ऐसे आएगा, आ एन दा। अब ये सही होता है। तो आपने अभी तक बच्चे ए एन दा और दी ऐसे ही पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आ एन और दा, आ एन और दा, ये आर्टिकल आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब देखेंगे ये आपके होते कितने हैं, ये सिर्फ बच्चा होते हैं आपके दो। जैसे क्वेश्चन बनता है काइंड्स ऑफ आर्टिकल, काइंड्स ऑफ आर्टिकल, तो आर्टिकल दो होते हैं। दो कौन कौन से होते हैं देखो, डेफिनिट और इनडेफिनिट। अब डेफिनिट की बात करेंगे जो अपने आप में फिक्स होता है बिल्कुल, द। इसको बेटा दा भी पढ़ते हैं और इसको हम दी भी पढ़ते हैं। कब पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कहां पढ़ते हैं, अभी हम बता रहे। अब इनडेफिनिट आर्टिकल की बात करेंगे बेटा, ए और एन की बात करेंगे। तो जो ए एन होता है ये आपका डिनोट करेगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। ए एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन को। अब ए कहां पे आता है, एन कहां पे आता है, इस पे हम बात करेंगे विस्तार से, क्योंकि
इसमें बाउल साउंड और आपका कंसोनेंट साउंड का रोल रहता है। ठीक है, जब हम इसकी बात करेंगे कि दा कहां आता है और दी कहां आता है, तो दा की बात करेंगे, जो दी है बेटा ये होता है बाउल साउंड में। वावेल साउंड की बात करेंगे, जैसे हमने लिख दिया एप्पल, एप्पल, तो इसको हम द एप्पल की जगह क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल पढ़ेंगे। ठीक है, और जब इसकी बात करेंगे, वो तो सिंगुलर काउंटेबल में ना आता है, ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये दा की बात करेंगे, ये दोनों में आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी, प्लूरल काउंटेबल नाउन में भी। दा कब पढ़ते हैं, जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जैसे हमने कह दिया द बॉय, तो इसको द बॉय पढ़ लेंगे, द बॉय। अब देखिए, अब वॉवेल साउंड है तो दी एप्पल। अब इसमें डेफिनेट आर्टिकल की बात करेंगे, ये यूनिक जगह पे आता है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे दा और ए एन पे, कि दा का प्रयोग कहां करते हैं, एन का। अभी रफली तरीके से आप बेटा देख लीजिएगा, आर्टिकल सिर्फ दो होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में दा आता है, इनडेफिनिट में ए एन आता है। इनडेफिनिट आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ए एन का प्रयोग एक वचनकर्ता के लिए, एक चीज के लिए किया जाता है। जैसे आपने कह दिया डेफिनिट, डेफिनिट दा होता है, अपने आप में ये थोड़ा अलग होता है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आता है। चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं आर्टिकल की यूज ऑफ ए और ऑब्लिक एन। ए और एन की बात करते हैं हम। तो आपने देखा कि ये जो यूज ऑफ ए एन की बात करेंगे, इनका दोनों का प्रारूप इस प्रकार है। ये आता तो आपको तो बता ही चुके हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी एक चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कह दिया, जैसे मैंने कह दिया दिस इज अ पेन, ये एक पेन है, और मैंने कह दिया दिस इज अ पेन्स, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि हमने कहा एक वचन के लिए, यानी एक ये सिंगुलर नाउन के लिए डिनोट करा जाता है आपका आर्टिकल, और प्लूरल के लिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब जैसे ए आर्टिकल यहां दे दिया, ये तो प्लूरल है, और ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो ये गलत हो जाता है, इतना याद रखेंगे। तो हम आज बात करेंगे ए और एन की। तो जब ए की बात करेंगे तो ए यूज होता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट का मतलब जो हमारे 21 होते हैं, वी सी डी और जेड तक, ये वर्ड की बात नहीं, ये साउंड की बात। जैसे बाउल्स की बात करें बेटा, बाउल्स तो आपको पता ही है, वोवेल ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं। तो बात ये नहीं है, जैसे कुछ किताबों में दिया है, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, जहां ए ई आई ओ यू आ जाए वहां पर एन लगा दो, ऐसा नहीं है। ये साउंड की बात करेंगे हम लोग, साउंड की। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक कोई क्वेश्चन ले लीजिए, मैंने कह दिया दिस इज यूनिवर्सिटी, और फिर मैंने कह दिया दैट इज, अब देखना बच्चा कि बाउल्स आपके जो वॉवेल टोटल है ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, हमने सिर्फ एक वॉवेल उठा लिया, एक वॉवेल उठा लिया यू, और जब हमने साउंड की बात करी है तो साउंड यूनिवर्सिटी को हम ऐसे ही तो लिखते हैं,
और अम्ब्रेला को हम ऐसे लिखते हैं, तो इस हिसाब से यू आ गया था, तो सारे बच्चे इसमें एन लगा लेंगे। तो एन का प्रयोग बाउल साउंड की बात करें तो साउंड की बात, जैसे दिस इज अ यूनिवर्सिटी, तो देखो ये कंसोनेंट साउंड है। अब दैट इज, आपने देखा दैट इज एन अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला देखो आ से। अब हिंदी में जो आपके बात करेंगे साउंड, जो वॉवेल होते हैं वो आ से लेकर औ तक होते हैं। बाकी कॉन्सोनेंट की बात करेंगे का से लेकर ज्ञा तक। इसमें का खा गा घा ओलम तो सबको आती होगी। तो मेरे ख्याल से आपने इतना समझा होगा कि बेटा आर्टिकल आपका ए एन हम कहां प्रयोग करते हैं। फिर से दोबारा से देख लीजिएगा कि आर्टिकल की जब हम बात करेंगे, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डिनोट करता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को डिनोट करने का मतलब है कॉन्सोनेंट साउंड की बात करेंगे तो ए, और वॉवेल साउंड की बात करेंगे तो एन। इतना जरूर याद रखेंगे। इस प्रकार ए एन पे हम लोग जब बात करते हैं तो हर हालत में आपको समझ में आ जाता है। फिर भी हम जितनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे तब हमको बेटा समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कुछ क्वेश्चन हम ए एन पे प्रयोग करके देखते हैं तो उसमें आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए, जैसे क्वेश्चन है, अब एन का प्रयोग ए एन का, जैसे हम यहां पर लिख रहे हैं यूज ऑफ ए और एन। बच्चों इतना याद रखना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए वोवेल साउंड एन, कंसोनेंट साउंड ए, बस इतना याद रखना। गौर से देखिए, जैसे मैंने कह दिया रामा इज आ गुड बॉय, और फिर मैंने कह दिया ही इज आ बॉय, फिर मैंने कह दिया ही इज इंटेलिजेंट बॉय। अब गौर से देखिएगा, रामा इज अ गुड बॉय, तो देखा आर्टिकल जो आता है, एक चीज और याद रखेंगे, आर्टिकल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आता है तो सिंगुलर है और सिंगुलर है। लेकिन ये याद रखेंगे कि आर्टिकल आता तो नाउन के लिए, जो नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि आर्टिकल जब भी लगता है तो नाउन के बगल में और एडजेक्टिव के बगल में नहीं, वो आर्टिकल अपने ठीक बगल में उसी के साउंड के अकॉर्डिंग। जैसे देखना, गुड की बात करेंगे तो गा गैया से आपका उच्चारण निकलता है तो आपने देखा आ लगा दिया, बॉय से तो आपने देखा ये निकला आ लगा दिया। अब आपने देखा ही इज इंटेलिजेंट, अब इंटेलिजेंट की बात करेंगे तो देखो इंटेलिजेंट में आपका साउंड कैसा ई से आ रहा है तो आपने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। लेकिन आपने एक चीज देखा कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए तो ए एन का प्रयोग आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल ये अनकाउंटेबल नाउन में नहीं लगता है। अनकाउंटेबल नाउन की जैसे हमने बात कर दें, अभी हमने कह दिया, अब साउंड की बात करें, हमने कह दिया दिस इज ब्लैंक इंक, फिर मैंने लिख दिया दिस इज इंक पॉट। अब आपने देखा कि मैंने तो आपको समझाया कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए आपका ए और एन का प्रयोग हुआ था, वो भी वोवेल साउंड हो तब आपका एन का प्रयोग। तो आपने देखा दिस इज एन इंक, सारे बच्चे कर देंगे एन इंक। अच्छा बताओ, इंक जो होता अगर हम कहते हैं थोड़ी स्याही लाओ हम अपने पॉकेट में रख लें तो रख पाएंगे। दिस इज द अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। और मैंने आपको बोला ए और एन का प्रयोग होता है काउंटेबल नाउन में, यानी आर्टिकल आपका यहां पर गलत हो जाता है। लेकिन उसी जगह इंक पॉट है, अब ये पूरी दबात है, इसको बैग में पॉकेट में कहीं भी रख लोगे तो दिस इज एन इंक पॉट। आई होप आपने ए एन का प्रयोग समझ में आया होगा। इसके बाद जब हम ढेर सारी एक्सरसाइज लेके चलेंगे तब हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि आता है तो क्यों आता है, हटता है तो क्यों आता हटता है। जैसे फॉर एग्जांपल में एक चीज और हमने देख लिया, जैसे अगर हम कुछ पॉइंट की बात करें, हमने कह दिया
कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। जैसे अब प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है तो मैंने लिख दिया राम इज गुड बॉय। अब आराम इज अ गुड बॉय और राम इज गुड बॉय, तो आराम का मतलब एनी राम, यानी कोई भी राम जिसको हम नहीं जानते हैं। ये नहीं प्रॉपर नाउन के पहले, ये तो सच है कि आता ही नहीं है, लेकिन आपने देखा आराम इज गुड बॉय, एक राम अच्छा है जिसको हम जानते नहीं, तो कोई राम है तो ये लगा दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हो सकता है, आपका क्वेश्चन सही होता है। लेकिन राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, अब आपने देखा राम इज गुड बॉय, तो यह क्वेश्चन गलत है क्योंकि राम इज अ गुड बॉय इसके बाद अब ये आपका, तो इस हिसाब से आपके दोनों सही है। फिर हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, तब हम इस पे सारा आपका डिस्कशन करेंगे कि क्या क्यों कहां कैसे हम लोग बात करते हैं। तो ए एन की जितनी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आर्टिकल आपको समझ में आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आर्टिकल आपको दा के बारे में बात करेंगे और एक्सरसाइज जी भर के हम ए एन पे बात करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं।